बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में कुछ औरतें कुएं से पानी भर रही थी। तभी वहां पर एक तांत्रिक काले कपड़ों में, जिसके एक कंधे पर झोला था और दूसरे हाथ में घड़ा। बेटा, बहुत दूर से चला आ रहा हूँ, जरा ठंडा पानी तो पिला। हाँ हाँ बाबा जी, बैठो, मैं अभी पानी निकालती हूँ। ऐसा बोलकर वो औरत कुएं से पानी निकालती है। ये घड़ा बाबा जी, उनको पकड़ा दो और पानी पी लो। नहीं नहीं बेटा, ये घड़ा मैं किसी को नहीं दे सकता। ऐसा करो, तुम मुझे किसी प्याले में पानी दे दो। प्यास बुझने के बाद वो तांत्रिक थोड़ी देर सुस्ताने के इरादे से वहीं पेड़ के नीचे बैठ जाता है। क्या हुआ बाबा, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ बच्चे, तबीयत बिल्कुल ठीक है। भोजन इत्यादि करना हो तो बताइएगा, मैं आपके लिए खाना ले आता हूँ। भूख तो बहुत तेज लगी है। वो आदमी जल्दी से घर जाता है और अपनी पत्नी से बोलता है कि बाहर एक तांत्रिक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, उनके लिए भोजन बना दो। उसकी पत्नी तुरंत भोजन बना देती है और वो आदमी तांत्रिक के पास जाकर, ये लो बाबा, भोजन करो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। तभी तांत्रिक अपना झोला उतार कर रख देता है और उस घड़े को अपने समीप रख लेता है और एक हाथ घड़े के ऊपर रख लेता है। मामा, आराम से भोजन कीजिए, इस घड़े में ऐसा कौन सा खजाना है, इसे थोड़ी देर के लिए साइड में रख दीजिए बाबा। बेटा, मैं एक तांत्रिक हूँ और इस घड़े में कोई खजाना नहीं, काली बालाएं हैं जिन्हें मैं दूर समुद्र में फेंकने जा रहा हूँ। इसलिए इस पर हाथ रख कर बैठा हूँ ताकि ये बाहर न आ जाए। अगर ये बाहर आ गई तो तबाही मचा देगी बेटा, तबाही। तभी उस गांव की एक पागल औरत शांति अचानक से चुपके से आकर बाबा के हाथ के नीचे घड़ा निकालती है। इस औरत से कहो कि ये घड़ा मुझे दे दे, वरना जो कुछ भी इस घड़े के खुलने के बाद होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँगा। वो आदमी भी शांति को कई बार बोलता है कि घड़ा तांत्रिक को दे दो, पर शांति उसकी एक बात नहीं सुनती और उस घड़े को जमीन पर फेंक देती है। घड़ा जमीन पर गिरते ही टूट जाता है और उसमें से काला धुआं निकलना शुरू हो जाता है। तांत्रिक बहुत कोशिश करता है कि घड़े को उठा ले, लेकिन तब तक वो काले बादल जैसा धुआं फैलना शुरू हो जाता है और थोड़ी ही देर में सारा गाँव काले धुएं से भर जाता है। लोग बाहर निकल कर देखते हैं कि दिन में अचानक ये काला धुआं कहाँ से आ जाता है और जैसे ही धुआं हल्का हल्का छटना शुरू होता है तो देखते हैं कि 3 काले भूतिया बंदर हैं। अबे देखो, हम इस गांव का क्या हाल करते हैं, और बचा सकते हो तो बचाओ। तभी तीनों बंदर इधर उधर उछल कूद करने लगते हैं। कई लोगों को वो अपने नाखून से पकड़कर हवा में लटका देते हैं। गांव में लगे पेड़ों को उखाड़ने लगते हैं और तभी तीनों भागते हुए खेत में जाते हैं और किसानों को खेतों को उजाड़ने लगते हैं। तभी वो सारे बंदर अपने बड़े बड़े नाखूनों से लोगों को पकड़ पकड़ कर एक जगह इकट्ठा करने लगते हैं। तभी एक बंदर उस लोगों को उठाकर पेड़ों पर लटका देता है और फिर तेज तेज से पेड़ों की टहनियों को हिलाने लगता है। जितने भी लोग पेड़ पर होते हैं वो सब पेड़ों को कसकर पकड़ लेते हैं। बंदर और तेज से पेड़ों को हिलाने लगता है। तभी 2 लोगों का बैलेंस छूट जाता है और दोनों धड़ाम से जमीन पर आकर गिरते हैं। उनके हाथ पैर टूट जाते हैं। तभी एक औरत भागते भागते बंदरों के पास जाती है। हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हम लोगों के साथ ऐसा मत करो, हम तो तुम लोगों को जानते तक भी नहीं। ये औरत बड़ी बड़बड़ कर रही है, पहले इसी को खत्म करो। नहीं नहीं, मुझ गरीब पे रहम करो, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कौन देखेगा, मुझसे गलती हो गई, मैं कुछ नहीं बोलूं। तभी एक बंदर उस औरत को उठा लेता है और उस औरत के दोनों बच्चे रोते हुए अपनी माँ को छोड़ने के लिए बोलते हैं। इस बंदरों का बंदोबस्त ऐसा करूंगा कि ये जिंदगी भर कभी भी किसी को परेशान नहीं कर सकेंगे। तभी गांव का पंडित भी वहाँ आ जाता है। ये सब होते हुए मैं कभी नहीं देख सकता। आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए और मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमें कोशिश करनी है तो मिलकर करनी होगी। पंडित के साथ साथ सारे गांव वाले भी तांत्रिक को साथ देने का वादा करते हैं और उन बंदरों ने तो गांव में उत्पात मचा के रखा हुआ था। वो लोगों को परेशान कर रहे थे। कई लोग उनकी हरकतों से बुरी तरह घायल हो चुके थे। तीनों बंदर कभी गायब हो जाते, कभी वापस आ जाते। तभी तांत्रिक और पंडित गांव के बीचों बीच अपना सामान खोल के बैठ जाते हैं और तेज तेज मंत्रों का उच्चारण करने लगते हैं।
गांव वाले भी सब उन्हीं को ही स्मरण करने लगते हैं। जैसे जैसे मंत्रों की आवाज बंदरों के कानों में पड़ती है, वो बुरी तरह तिलमिलाने लगते हैं और साथ साथ वो लोगों को परेशान करने लगते हैं। धीरे धीरे वो लोगों के घरों को उजाड़ने लगते हैं। बंदरों का इतना भयानक रूप हो जाता है कि सब डर के मारे एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। तभी अचानक से सारे गांव के ऊपर काले घने बादल छा जाते हैं। इतना अंधेरा हो जाता है कि लोगों को एक दूसरे की शक्ल देखनी मुश्किल हो जाती है। इन बंदरों ने तो जीना कर दिया है। अब मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, मैं क्या करूं? बस मंत्र पूरे होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हम इस हवन कुंड में आग जला देंगे। हवन कुंड से निकलते हुए धुएं से धीरे धीरे इन बंदरों को बेहोश आ जाएगी और मैं इन्हें पकड़कर बंद कर लूंगा। लेकिन तभी गांव के दो नौजवान, जिनका गुलेल में निशाना बहुत अच्छा था, दो बंदरों के ऊपर गुलेल से निशाना लगा देते हैं। पर वो तो काले भूतिया बंदर थे। जैसे ही निशाना लगता है, अचानक वहाँ पर उन दोनों के शरीर से काफी सारे बंदर बन जाते हैं। ये देखकर वो दोनों नौजवान घबरा कर वहाँ से भाग जाते हैं। अब ये इतने सारे बंदर हो गए, अब इनको काबू में पाना तो और भी मुश्किल हो जाएगा। एक बचा काला बंदर अपने आप को राजा घोषित कर देता है। काला बंदर सबको आज्ञा देता है कि जाओ, जितनी तबाही मचानी है मचाओ इस गांव में। ये सुनते ही गांव के सारे लोग भागना शुरू कर देते हैं। भागो रे! पूजा बीच में मत छोड़ो, थोड़ी मदद करो। तभी वो राजा बंदर सब बंदरों को लेकर तांत्रिक को घेर लेता है। तांत्रिक, तू हम 3 बंदरों को यहाँ लेकर आया था और अब देख हमारी संख्या, और अगर हमारे साथ कुछ और करने की कोशिश की तो ये संख्या लगातार बढ़ती रहेगी। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। रुको रुको, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। ये सुनकर उस काले बंदर को गुस्सा आ जाता है और वो तांत्रिक को अपने हाथों में उठा लेता है और तेज से धरती पर पटक देता है। इतनी ऊंचाई से गिरने पर तांत्रिक तड़प तड़प कर वहीं मर जाता है। अब पूरे गांव पे काले भूतिया बंदरों का राज था। सब लोगों ने अपने आप को घरों में अंदर बंद कर लिया। पूरी रात बंदरों का उत्पात चलता रहा। गांव के लोग डर और दहशत से घरों के अंदर छुपकर बैठे रहे। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में वो तांत्रिक इस गांव के अंदर आया था। सारे गांव वाले कितना परेशान हैं। हे भगवान, अब तो तू ही कोई रास्ता निकाल। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं, खाना बनाऊं या ना बनाऊं। बच्चे कल से भूखे हैं। ऐसा कर, तू इन बच्चों के लिए खाना बना दे। ये बंदर, मुझे नहीं लग रहा कि इतनी आसानी से इस गांव को छोड़ेंगे। फिर औरत उठ के रोटियां बनाने लगती है। 1-2 घरों में और रोटियां बनने लगती हैं। चूल्हे पर बनती हुई रोटी की खुशबू बंदरों के पास से गुजरती है। तभी सब बंदरों की आंखें खुल जाती हैं और उन्हें भी एहसास होता है कि उन्हें बहुत तेज भूख लगी है। सारे बंदर चौपाल पर इकट्ठा हो जाते हैं। साथियों, अभी एहसास हुआ कि सबको भूख लग रही है और गांव में ताजा ताजा रोटियां भी बन रही हैं। जाओ, सारे घरों से रोटियां लेकर आओ। राजा का आदेश पाते ही सारे काले बंदर घरों में घुसना शुरू हो जाते हैं और जिस जिस घर में रोटी बनी हुई थी सारी रोटियां उठाकर ले आते हैं। नास पीटे काले बंदर सारी रोटियां उठाकर ले गए। अब हम लोग क्या कहेंगे? सरदार, रोटियां तो हमने खा ली हैं। अब हम लोगों को ताजा ताजा दूध पीना है। क्यों न गांव वालों को आदेश दिया जाए कि जिन जिन के घर में गाय भैंस हैं वो सब दूध लेकर यहाँ आ जाएं। अरे वाह, क्या पते की बात बोली है। जाओ, गांव के एक एक घर में जाओ और दूध लेकर आओ। फिर सारे के सारे बंदर लोगों के घरों में घुसकर दूध मांगने लगे। डर के मारे सब लोगों ने गायों और भैंसों को धोना शुरू कर दिया और सारा दूध निकालकर बंदरों को दे दिया। खा पीकर सारे के सारे बंदर फिर आराम से लेट जाते हैं। गांव वाले अपने घरों से निकलकर झांक झांक के बंदरों को देख रहे थे। थोड़ी सी हिम्मत करके वो लोग अपने लिए बनाए हुए खाने को खाने लगे। और उधर पंडित, क्या बताऊं भाई साहब, कल जो कुछ भी हुआ वो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा। इतने भयानक बंदर हैं कि तांत्रिक तक को मार डाला। पर छोटू, ऐसे कैसे चलेगा? हम हमेशा के लिए तो इन बंदरों को अपने ऊपर राज नहीं करने दे सकते ना। और धीरे धीरे वो लोग इतने ताकतवर हो जाएंगे कि आसपास के गांव पर भी कब्जा करना शुरू कर देंगे। इंसानियत के नाते हमें कोई न कोई तो हल निकालना ही होगा ना। भाई साहब, पूरी रात हो गई पोती पत्रा खोले हुए, एक एक चीज पर नजर मार लिए, पर समझ नहीं आ रहा कि इन बंदरों को आखिर यहाँ से भगाया कैसे जाए। ये काम हो जाएगा, लेकिन इसके लिए हमें
एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो बहुत ही निडर हो, जो इन बंदरों के सामने जाकर उनसे मुकाबला कर सके। ना भाई साहब ना, हो ही नहीं सकता। मैंने अपनी आंखों के आगे उस तांत्रिक को मरते हुए देखा है। खुद ही सोचो, वही तो तांत्रिक था जो उन्हें पिछले गांव से पकड़ कर लाया था, और यहाँ आते ही इन बंदरों ने उसे ही खत्म कर दिया। बताओ है। दोनों भाई बहुत ही गहन विचार में लग गए। बड़े भाई ने पक्की तरह ठान लिया कि बंदरों का मुकाबला तो करना ही होगा, पर इसका हल क्या निकाला जाए। उधर गांव में बच्चे भी घर में पड़े पड़े दोपहर तक परेशान होने लगे। बंदरों को फिर भूख लगती है और काला बंदर सबको आदेश देता है कि हम सबके लिए बढ़िया खाना बनाया जाए, खेतों से हमारे लिए गन्ने लेकर आए जाए। सारे गांव वाले चुपचाप बंदरों का आदेश मानने लगे। सब उनके लिए खाने पीने का जुगाड़ करने लगते हैं। उधर पंडित का भाई एक बारी जायजा लेने के लिए कि गांव में क्या चल रहा है और बंदर क्या क्या कर रहे हैं, सोचकर वो गांव का चक्कर लगाता है। छुप छुप के वह इधर उधर देख रहा था। कुछ गांव वाले काफी सारा खाना लेकर बंदरों के पास खड़े हुए थे। डर के मारे उनके हाथ पैर कांप रहे थे। अभी वो घर के पीछे छुपकर ये सब देख ही रहा था कि वो पागल शांति आकर उसे पीछे से डरा देती, ताली बजा बजा कर बोलने लगती है, डर गया डर गया डर गया। ये क्या है शांति? एक तो तूने घड़े को तोड़ दिया और सारे गांव में आफत को न्योता दे दिया, और अब यहाँ खड़ी हुई मुझे डरा रही है। चल भाग यहाँ से, वरना वो काले बंदर तुझे भी परेशान करेंगे। काले बंदर शांति को परेशान करेंगे? काले बंदर शांति को परेशान करेंगे? शांति को काले बंदरों को परेशान करेंगे? मैं किसी से नहीं डरती। अरे चल पागल, जा यहाँ से और छुप जा कहीं जाकर। शांति वहाँ से हाथ हिलाते हुए चल देती है। शांति किसी से नहीं डरती, शांति किसी से नहीं डरती, ऐसा बोलते बोलते वो बंदरों के पास चली जाती है। सुनो काले बंदरों, शांति किसी से नहीं डरती, शांति किसी से नहीं डरती। सरदार देखो, ये औरत हम लोगों से क्या कह रही है कि ये किसी से नहीं डरती। ओ मूर्ख, ये बात तू मुझसे कहेगा या इससे डराएगा? तभी दो तीन बंदर जाकर शांति को डराने लगते हैं। बंदर शांति को कभी आगे पीछे घुमाते हैं, कभी ऊपर उठाते हैं, कभी नीचे बैठाते, और फिर ताली बजा बजा कर शांति बोलने लगती है, और चिल्लाओ और चिल्लाओ, बहुत मजा आ रहा है, और चिल्लाओ मुझे और मजा आ रहा है। बंदर उसको इस तरह नाचता गाता देखकर हैरान हो जाते हैं। सरदार, ये औरत तो हमसे डर ही नहीं रही है। तभी राजा बंदर को गुस्सा आता है और वो शांति को अपने हाथ में उठा लेता है। मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, और ऊपर उठाओ और ऊपर उठाओ। राजा काला बंदर उसे डराने की भी कोशिश करता है और ऊपर भी उठाता है, पर शांति उसकी इस हर हरकत पर मजे ले रही थी। जैसे ही वो उसे ऊपर उठाता, वो ताली बजाकर बोलती, और ऊपर उठाओ और ऊपर उठाओ। जब बंदर बड़ा सा मुंह खोलता, उसके मुंह को देखकर कहती, गुफा के अंदर जाना है, गुफा के अंदर जाना है। राजा बंदर बुरी तरह परेशान होकर जैसे ही उसे नीचे फेंकने लगता है, तभी पंडित का भाई जाकर उसके पैरों पर गिर जाता है। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। अरे ये तो पागल औरत है, ये आपकी तरह बिल्कुल भी समझदार नहीं है। इससे ज्यादा समझदार तो 5 साल का बच्चा है। भगवान के लिए इस औरत पर अन्याय मत करना। हम लोग है ना, आपको जो कुछ भी करवाना है हमसे करवाओ, इस औरत बेचारी को छोड़ दो। राजा बंदर पंडित के भाई की बात सुनकर शांति को नीचे छोड़ देता है, और शांति दूसरे बंदर का हाथ पकड़कर उछलते हुए बोलती है, पता है मैंने झूला झूला, पता है मैंने झूला झूला। पंडित का भाई शांति को लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी सारे बंदर अपनी दहशत के चक्कर में फिर लोगों के घरों में कूदना शुरू कर देते हैं। पेड़ों को भी इधर उधर झुलाने लगते हैं और डरावनी आवाजों से लोगों को डराने लगते हैं। एक बार फिर सारे गांव वाले सोचते हैं कि अब फिर कल की तरह सब कुछ तहस नहस कर देंगे। देखते ही देखते रात हो जाती है और एक दिन फिर बंदरों का पूरे गांव पर कब्जा रहता है, पर उनको यहाँ से भगाने का या उन्हें पकड़ने का कोई भी रास्ता किसी को नहीं सुझाई देता। पर एक आदमी था जिसका दिमाग अब भी बड़ी तेजी से चल रहा था कि किस तरह वह बंदरों को वापस उस घड़े में अंदर डालेगा, और वह था पंडित का भाई, जो शांति को लेकर अपने घर पर आया हुआ था। छोटे, मैंने पूरी तरह सोच लिया है। इस काम में अगर कोई हमारी मदद कर सकता है तो वो है सिर्फ शांति। बंदरों को मैं यकीन दिला चुका हूँ कि वो पागल है। पर भाई साहब, आपने ऐसा क्या सोच लिया, और शांति हमारी मदद कैसे करेगी? इसको तो कुछ भी समझ नहीं आता। शांति को कुछ भी नहीं करना,
बस बंदरों को किसी तरह वापस घड़े में जाकर दिखाए, और इसके लिए मैं शांति को किसी न किसी तरह मना लूंगा। पर भैया वहाँ तक घड़ा भी तो कैसे पहुँचेगा? मैंने सब कुछ सोच लिया है। अब मुझे अभी शांति को किसी तरह समझाना है कि उसे क्या करना है। आखिर में पंडित का भाई शांति को समझाने लगता है। शांति, सारे गांव वाले तुझे पागल कहते हैं। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। अरे ये बात तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ ना कि तू पागल नहीं है, बल्कि कितनी निडर है। आज तूने कैसे बंदरों के साथ मुकाबला किया है? ये सुनकर शांति फिर ताली बजाने लगती है। चल शांति, अब वक्त आ गया है कि तू गांव वालों को बता दे कि तू पागल नहीं है। मैं तुझे ये घड़ा देता हूँ, और कल सुबह तू इस घड़े को चौपाल में रख देना, और बंदरों को किसी तरह बोलना कि वो इस घड़े के अंदर जाकर दिखाएं, और जैसे ही सारे बंदर घड़े के अंदर चले जाएंगे, बस तू ये ढक्कन लेकर उसे बंद कर देना। हाँ हाँ मैं ये कर दूंगी। हाँ हाँ मैं ये कर दूंगी। गांव वालों को भी पता चल जाएगा शांति बहुत समझदार है। मैं पागल नहीं हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ। पर फिर उसके बाद मैं लड्डू खाऊंगी। मुझे बहुत सारे लड्डू खाने हैं। मैं तेरे को बहुत सारे लड्डू दूंगा। बस बहन, किसी तरह करके तू इन बंदरों को इस घड़े के अंदर तक पहुंचा दे। अगले दिन सुबह पंडित का भाई पूजा पाठ करने के बाद भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, आज थोड़ी देर के लिए ही सही पर शांति को अक्ल दे दे कि ये उन बंदरों को घड़े के अंदर तक पहुंचा दे। सुबह सुबह फिर सारे बंदर घरों के अंदर जाकर रोटियां ले आते हैं, दूध ले आते हैं और फिर बैठकर मजे से चौपाल पर खाते हैं। तभी सारे बंदरों की नजर उस शांति पर पड़ती है जो एक बड़ा सा घड़ा सर पर लेकर मटक मटक कर उनके पास आ रही थी, और समझ जाते हैं ये तो पागल है, उसको ऐसे ही रहने दो। शांति बंदरों के पास जाकर बंदरों से हाथ मिलाती है, कभी उनकी पूंछ देखती तो कभी उनकी नाक पर उंगली रख देती। बंदर उसके साथ हंसी खेल करने लगे। तुम लोग अपने आप को बड़ा ताकतवर समझते हो, तुम सब पागल हो, तुम सब पागल हो, समझदार तो बस शांति है। उसकी बात सुनकर बंदर हंसने लगते हैं। हंस क्यों रहे हो, हंस क्यों रहे हो? अगर हिम्मत है तो चलो फिर सारे के सारे उस घड़े के अंदर घुस के दिखाओ। सब लोगों को जाकर बोलूंगी कि इन बंदरों से डरने की कोई जरूरत नहीं। चलो फिर सारे के सारे उस घड़े के अंदर घुस के दिखाओ। इतने सारे हो उसके अंदर आ ही नहीं सकते। और तू उसके अंदर घुस सकती है? हाँ, कितने गंदे हो तुम सब, मुझे अकेली से डर गए। तुम तो इतने सारे हो और मैं तो अकेली हूँ। चलो रहने दो, मैं घड़ा लेकर जा रही हूँ। मुझे पता चल गया है, सब लोगों को जाकर बोलूंगी कि इन बंदरों से डरने की कोई जरूरत नहीं, ये तो मुझसे ही डर गए हैं। सरदार, ये तो पागल औरत है, गांव में जाकर सबको बोल देगी, और लोगों ने अगर इसकी बात पर विश्वास कर लिया तो फिर हम लोगों का डर लोगों में नहीं रहेगा। चलो तो फिर इस औरत को दिखा देते हैं कि हम सब इस घड़े के अंदर घुस सकते हैं। और वो शांति को रोक लेते हैं और फिर एक एक करके सारे बंदर घड़े के अंदर घुसकर दिखाते हैं। आखिर में राजा बंदर रह जाता है। तुम तो इतने मोटे और बड़े हो, तुम कैसे इस घड़े के अंदर घुस सकते हो? हार गए बंदर, हार गए। तभी काला बंदर शांति को आंखें दिखाता है और घड़े के अंदर घुस जाता है, और शांति झट से वो घड़े के ऊपर ढक्कन लगाकर हाथ दबा देती है। पंडित का भाई जो छुपकर ये सब देख रहा था भाग कर आता है और घड़े को बांध देता है। पंडित भी इस काम में अपने भाई की मदद करता है। पूरे मंत्रों के साथ उस घड़े को बांध देते हैं और गांव में खुशी की लहर दौड़ जाती है। सब शांति को हाथ में उठा लेते हैं। मैंने बंदर को पकड़ लिया, मुझे लड्डू चाहिए। बंदरों को पकड़ लिया, मुझे लड्डू चाहिए। पंडित का भाई साथ लाए हुए लड्डू शांति को खाने के लिए देता है, और सारे गांव वाले शांति को धन्यवाद देते हैं, और साथ ही साथ पंडित के भाई की सूझबूझ की भी दाद देते हैं। पंडित और पंडित का भाई और एक दो गांव वाले मिलकर उस घड़े को ले जाकर समुद्र में डुबो देते हैं, और भूतिया काले बंदरों से गांव मुक्त हो जाता है।